हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है कैश बुक। कैश बुक क्या होता है और इसको कैश बुक क्यों कहा जाता है और किस तरीके से ये कैश अकाउंट से डिफरेंट है, यही हमारे को आज सीखना है। बच्चों, होता दरअसल ये है कि मान लीजिए आप अगर थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आप एक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि मैं दिन भर के अंदर एक ही तरीके की कोई 2 से 3 ट्रांजैक्शन या ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं तो मैं इसके लिए एक अकाउंट मेंटेन कर सकता हूं। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हमें इसके लिए एक सेपरेट बुक मेंटेन करनी पड़ती है। और क्योंकि हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश की ट्रांजैक्शन, चाहे वो इनकमिंग की हो या आउटगोइंग की हो, बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से बच्चों हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है सेपरेटली, एक बुक ऑफ अकाउंट जो हमें मेंटेन करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज कैश बुक। यानी कि हम ये कहते हैं कि जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम कैश बुक भी बनाएंगे। लेकिन ये कैश बुक एक लंबा रिकॉर्ड होता है, इसलिए हम इसको अकाउंट का नाम ना दे करके हम इसको नाम दे देते हैं बुक का। आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप ये देखिए। कैश बुक का हमारा फॉर्मेट है, जैसे एक अकाउंट बनाया जाता है ठीक उसी तरीके से। पर्टिकुलर्स के अंदर मैंने डेबिट साइड पे रिसीट्स लिख दिया है और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स लिख दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए कि अगर आपकी कैश की कोई भी इनकमिंग होती है तो वो सारी की सारी इनकमिंग्स कहां पे आएंगी? वो आएंगी रिसीट साइड पे। रिसीट का मतलब क्या होता है? लेना, प्राप्त करना। यानी कि अगर हमने कैश में कुछ भी रिसीव किया है तो वो रिसीट साइड पे आएगा, रिसीट साइड पे आएगा और कैश की इनकमिंग को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। वहीं अगर हमारी कैश की कोई आउटगोइंग होती है, यानी कि कैश हमारे से चला जाता है, तो ये पेमेंट साइड पे आएगा। पेमेंट का मतलब क्या होता है? कैश का जाना। तो जब कैश चला जाएगा तो मैं इसको पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। तो हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है कि हमारे पास में एक ट्रांजैक्शन के अंदर कैश की इनकमिंग हो रही है या कैश की आउटगोइंग हो रही है और उसी हिसाब से हमें रिकॉर्ड करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं कि हमारा जो ये कैश बुक बनेगा ना, वो रियल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स थे उसके हिसाब से बनेगा। रियल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या कहते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर भी आपको मैं याद दिला दूं कि ये एसेट से रिलेटेड होते हैं और क्योंकि कैश हमारा एसेट है इसलिए इसके ऊपर रियल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगते हैं। तो क्या है रियल अकाउंट के रूल्स डेबिट और क्रेडिट के? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो आ रहा है उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करो। आप देख सकते हैं यहां पे भी ऐसा ही होने वाला है। जो आ रहा है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये क्या है? हमारी डेबिट साइड है। और जो जा रहा है वो हमारे पास में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी। तो डेबिट और क्रेडिट साइड पे ये दो चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है, बस ट्रांजैक्शन को देखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको जर्नल एंट्री भी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। कैश इन हैंड 1200 रुपीज। क्या यहां पे कुछ कैश की इनकमिंग या आउटगोइंग हुई है? नहीं सर, कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग कुछ भी नहीं हुई है। तो क्या हम इसको यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे? करेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। ये जो ओपनिंग कैश है ये पिछले बार का कैश था, उसका क्लोजिंग था, तो ये इस बारी लाया गया है। यानी कि उसने हमारे कैश बुक को बढ़ा दिया है। इससे हमारा कैश बुक बढ़ गया है। कैश बुक बढ़ क्यों गया है? क्योंकि पिछले साल का पैसा इस साल जो है ब्रॉड डाउन किया गया है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? टू
अब कैश का डेबिट बैलेंस होता है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है, कैश अकाउंट के अंदर हमने ये बात सीखी ही हुई है, ठीक है। तो कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए मैं इसको कहां लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस को मैं लिखूंगा डेबिट साइड पे। तो टू बैलेंस बीडी, मैंने यहां लिख दिया टू बैलेंस बीडी, और इसका जो अमाउंट था वो अमाउंट था 1200 रुपीज। 1200 रुपीज मैंने अमाउंट में लिख दिया। यहां पे हमारे पास में क्या क्या चीजें हमने बनानी है, डेट, रिसीट्स, लेजर फोलियो जिसके के अंदर हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, और अमाउंट, और क्रेडिट साइड पे भी सेम चीजें ही रिकॉर्ड की जाएंगी। तो इसकी जो डेट थी बच्चों, वो डेट थी 1 जनवरी 2016, मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम राम। रिसीव्ड फ्रॉम राम व्हाट, 300 रुपीज। तो अच्छा, अब इस चीज की एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री सोच करके देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, बार बार मैं बोल रहा हूं। पैसे की इनकमिंग हुई है, तो मैं किस नाम से रिकॉर्ड कर दूंगा, कहां पे रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। रिसीट साइड पे पैसे की इनकमिंग हुई है, तो मैं डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। और इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, जनरल एंट्री हमने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू राम। आपको यहां लिखना नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूं, टू राम। तो ये अगर मैं कैश बुक को कैश अकाउंट की तरह ही ट्रीट करूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे, कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे, ये डेबिट साइड है ना, रिकॉर्ड करो क्या, किस नाम से, राम के नाम से। तो मैं यहां क्या रिकॉर्ड कर दूंगा, टू राम, ठीक है जी। तो कैश अकाउंट के ही तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हमने इनकमिंग होने की वजह से इसको, चाहे आप इस तरीके से सीख लीजिए कि इनकमिंग हुई थी कैश की, इस वजह से हमने इसको कहां रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। इसको हमने कहां रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। और किसके नाम से, राम के नाम से। राम से पैसा आया है, कितना पैसा आया है, 300 रुपया, 300 रुपीज। लो जी, ये एंट्री हमने कर ली, और इसकी जो डेट थी वो थी 5 जनवरी, 5 जनवरी, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास में पेड रेंट, हमने रेंट पे किया है। रेंट पे पेमेंट करने में हमारी कैश की आउटगोइंग हुई है, कैश की आउटगोइंग हुई है। जब कैश की आउटगोइंग हुई है तो कहां आएगा, पेमेंट साइड पे आएगा। और डेट क्या है, ये 7 जनवरी, 7 जनवरी को हमने क्या पे किया है, रेंट पे किया है। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, बाय रेंट। आप टू और बाय को छोड़ भी सकते हैं, टू और बाय ना भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पुरानी आदत है इसलिए मैं इसको लिखता हूं। आजकल इसकी कंपल्शन को हटा दिया गया है। और इसका जो अमाउंट था वो रेंट कितना पे किया है, मात्र 30 रुपए। तो मैंने ये 30 रुपीज यहां लिख दिया, मैंने ये 30 रुपीज यहां पे लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 8 जनवरी को। अब मैंने गुड्स को सेल की है कैश के लिए, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश सेल्स है ना ये, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है जी। तो मैंने यहां पे क्या एंट्री बना देनी है, डेबिट साइड पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, कैश आया है ना, सेल होने की वजह से कैश आया है। और अगर कैश आएगा तो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, रिसीट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसकी जो डेट थी वो थी 8 जनवरी, 8 जनवरी। और मैं यहां क्या रिकॉर्ड कर देता हूं, टू सेल्स, यानी कि मेरे जो कैश की इनकमिंग हुई है किस वजह से हुई है, सेल्स की वजह से हुई है। और इसका जो अमाउंट था वो था 300 रुपीज, 300 रुपीज। ओके, आगे पढ़ते हैं। पेड टू श्याम, मैंने श्याम को कोई अमाउंट पे किया है। श्याम को अमाउंट पे करने से मेरी आउटगोइंग हुई है पैसे की, तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, बाय श्याम के नाम से। और इसका अमाउंट जो है वो अमाउंट है 700 रुपीज, 700 रुपीज। और इसका डेट क्या है, 10 जनवरी, 10 जनवरी। ओके, तो आउटगोइंग हुई थी इसलिए मैंने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। आगे लिखा है परचेज फर्नीचर, मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आया है और कैश गया है, ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी,
सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी, फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पर और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। और क्योंकि आउटगोइंग हुई है इसलिए मैं कहां पे यूज करूंगा इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा पेमेंट साइड पे। क्या लिखूंगा मैं? बाय फर्नीचर, फर्नीचर की वजह से हुई है ना ये, इसलिए मैं फर्नीचर का नाम लिख देता हूं। और इसका जो अमाउंट, इसकी जो डेट है 27 जनवरी को मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और इसका जो अमाउंट है वो है 200 रुपए, 200 रुपीज। ये 200 मैंने यहां इसको रिकॉर्ड कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास में पेड सैलरी। हमने सैलरी पे की है, कब पे की है? 31 जनवरी को। 31 जनवरी को जब हमने सैलरी पे की है तो इससे भी मेरी कैश की आउटगोइंग हुई है। तो मेरा जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आउटगोइंग हुई है इसलिए मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बाय सैलरी के नाम से, बाय सैलरी के नाम से 31 जनवरी, 31 जनवरी। और इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट है 100 रुपीज। अच्छा जी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी, यानी कि मेरा रेंट ड्यू तो हो गया था लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया। अब देखो, क्या इसमें मैंने कुछ पेमेंट की है? क्या मेरे कैश की कोई आउटगोइंग हुई है या मेरे कैश की कोई इनकमिंग हुई है? नहीं सर, हमारा कोई कैश इफेक्ट ही नहीं हुआ, हमारा कोई कैश इफेक्ट ही नहीं हुआ। जब हमारा कोई कैश इफेक्ट नहीं हुआ तो हम इसको यहां पे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ओके, अब फाइनली हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करते हैं। अब हमें बैलेंसिंग करनी है। हम क्या करेंगे? यहां पे डबल लाइन लगा करके इस अकाउंट को इस तरीके से क्लोज कर देंगे, इस कैश बुक को यहां पे क्लोज कर देंगे। और सेम हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे भी कर देंगे ये। अब चेक करो कि कौन सी साइड जो है वो बड़ी है, कौन सी साइड जो है वो बड़ी है। 1200 और 600, यहां पे मुझे कितना दिखाई दे रहा है? यहां मुझे 1800 दिखाई दे रहा है और वहां पे कुछ कम दिखाई दे रहा है। तो मैं 1800 दोनों साइड पे लिख देता हूं। जो बड़ा वाला अमाउंट होता है ना उसको हम लिख देते हैं। तो मैंने इसको 1800 पूरा का पूरा यहां लिख दिया। अब छोटा कौन सा है? छोटी क्रेडिट साइड है, छोटी क्रेडिट साइड है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1800 माइनस 730 माइनस 300, ठीक है जी, ये हमारा हो गया 770 रुपीज। 770 रुपए की हम बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे और क्या लिख देंगे यहां पे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सीडी का मतलब कैरेट डाउन, यानी कि ये अगली बार के लिए हमारा कैश है, ये अगली बार के लिए हमारा कैश है। और हमारी डेट क्या डल जाएगी? 31 जनवरी। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो बच्चों। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कैश की इनकमिंग कितनी हुई है? 1800 रुपए की हमारी कैश की इनकमिंग हुई है। यानी कि हमने इस महीने के दौरान 1800 रुपए इकट्ठे किए और हमने खर्च कितने कर दिए? हमने इतने रुपए खर्च कर दिए। बचे कितने? सिर्फ 770 रुपीज हमें बचे। 770 रुपीज हमारी क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। यानी कि 770 रुपए मेरे पास बच गए। अब अगली बार के लिए यही मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो मैं इसको कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड से उठा करके डेबिट साइड पे लिख दूंगा 1 फरवरी को टू बैलेंस बीडी के नाम से। कितना बैलेंस बीडी? लास्ट का क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग हो जाता है, लास्ट का क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग हो जाता है। तो मैंने इसको कहां लिख दिया? डेबिट साइड पे लिख दिया 770 रुपीज। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ रीमा दिल्ली। बच्चों सिंपल कैश बुक का मतलब क्या है? सिंपल कैश बुक का मतलब यही है जो हम अभी बना रहे थे। एक्चुअली हमारे पास में 3 तरीके की कैश बुक होती हैं। 1 कॉलम यानी कि सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। ये क्या होते हैं ये हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सिंपल कैश बुक कर रहे हैं। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट वही है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो देखिएगा यहां सबसे पहली एंट्री है जनवरी 1 की स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसकी कैश की जनरल एंट्रीज क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश बढ़ गया है,
कैश की इनकमिंग हुई है। अब आप कहेंगे सर इनकमिंग कहां हुई है? इनकमिंग बिजनेस की हुई है, बिजनेस में हुई है, यानी कि कैश की इनकमिंग बिजनेस में हुई है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो ये इवेंट हमें रिकॉर्ड करना है। हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया सबसे पहले, क्योंकि इनकमिंग कैश की हुई है इसलिए हमने जनवरी फर्स्ट को हम एंट्री क्या बना देंगे? टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कैपिटल से हमारे पास में कैपिटल हमने बनाया है, कैपिटल लगाई है ये, और हमारा जो अमाउंट है वो कितना है? ₹1 लाख। बिजनेस में कैश की इनकमिंग हुई है इसलिए ये रिसीट साइड पे रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड ₹50,000। 50,000 रुपए हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिए, 50,000 हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि हमारा कैश घट गया होगा। हम क्या बना रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं। हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमें कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो हमारा कैश, क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया इसलिए हमारा कैश जो है वो कम हो गया और कैश की आउटगोइंग हो गई। तो पेमेंट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे और कहां, और लिख क्या देंगे? नाम लिख देंगे बैंक का, बाय बैंक, यानी कि बैंक की वजह से मेरा पैसा जो है वो कम हो गया है। कितना? 50,000 रुपीज। इसको मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया और इसकी जो डेट थी वो 2 जनवरी थी, 2 जनवरी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश दे करके, कैश की आउटगोइंग हुई है। आगे भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए, फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% फ्रॉम कालरा इलेक्ट्रिकल दिल्ली। सबसे पहले तो यहां पे जो कालरा इलेक्ट्रिकल का नाम डाला गया है इसका कोई वजूद ही नहीं है इस एंट्री के अंदर, क्योंकि हमने क्या किया? कैश में परचेज किया है। कालरा इलेक्ट्रिकल को तो हम तब रिकॉर्ड करते जब हमने क्रेडिट पे परचेज किया होता, और वो भी कैश बुक के अंदर तो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि कैश बुक के अंदर हमेशा कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती है। तो यहां जो कालरा इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहां पे हमने परचेज किया है क्या? हमने गुड्स परचेज की हैं कैश में, और इसके साथ ही हमने टैक्स भी पे किया है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बार हमारी क्लास में टैक्स की एंट्री भी होने वाली है, तो इसको भी हमें सीखना है। सबसे पहले रिमाइंड कीजिए अपनी जर्नल एंट्रीज को और बताइए इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। CGST एंड SGST अकाउंट डेबिट, मैंने आपको बताया था जहां परचेज जाएगा वहीं CGST और SGST भी जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, और बाय कैश अकाउंट। दोबारा से सुन लीजिए इसको, मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST भी डेबिट, और टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। तो हमारे पास में कैश की आउटगोइंग हुई है, इस वजह से हम इसको रिकॉर्ड कहां करेंगे? इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, एक तो हमने परचेजेस की हैं तो आउटगोइंग की वजह से बाय परचेजेस के नाम से, और साथ ही टैक्स भी गया है इसलिए बाय CGST और बाय SGST। अब इसकी डेट्स क्या है? इसकी डेट है जनवरी 3 जनवरी। हमने तीनों के अंदर डाल देना, क्योंकि टैक्स भी उसी दिन ही पे किया गया है। परचेजेस कितने की थी? परचेजेस थी 20,000 की, तो मैं यहां पे 20,000 रुपीज लिख देता हूं। CGST कितना पे किया गया और SGST कितना पे किया गया? दोनों ही 6% ईच, ठीक है जी। तो यहां पे 1200 और 1200 CGST और SGST के अंदर 1200 6% के हिसाब से मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे कैश की कितनी आउटगोइंग हुई? ना केवल 20,000 बल्कि टैक्सेस भी गए। कितने टैक्सेस गए? 1200 CGST और 1200 SGST के नाम से मेरे टैक्सेस भी गए। 2400 का टैक्स भी पे किया है मैंने, इस वजह से कैश बुक मेरी क्रेडिट हो जाएगी टैक्स से भी। अच्छा जी, आगे देखिएगा। 3 जनवरी को हमने सोल्ड गुड्स ऑफ
5,000 प्लस IGST 12% टू राम चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट, टू राम ऑफ चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहां पे मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर ही, अगर आपको दिखाई दे रहा हो आपकी स्क्रीन पे, तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ही इसको क्या कर दिया है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑन क्रेडिट का मतलब है कि यहां पे कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहां चाहे सेल हुई है, गुड्स की सेल हुई है, लेकिन पैसा नहीं आया है। जब पैसा आएगा तभी कैश बुक हमारी इफेक्ट होगी, यानी कि कैश की इनकमिंग और कैश की आउटगोइंग इस एंट्री के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, तो जस्ट इग्नोर इट, इसको इग्नोर करना है। आगे क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम राम, जी हां, कितने, 3,000 रुपए। 5 जनवरी को हमने रिसीव किए 3,000 रुपए राम से। ठीक है जी, तो अब इसकी कैश की इनकमिंग हुई है, इसलिए मैं कहां लिख दूंगा, इसको डेबिट साइड पे लिख दूंगा। और क्या लिख दूंगा, टू राम, 3,000 रुपए राम ने मुझे दिए या मैंने राम से कलेक्ट किए। और इसकी जो डेट थी बच्चों वो थी जनवरी 5। ओके, 5 जनवरी। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है पेड रेंट ऑफ ₹4,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। सर रेंट के ऊपर, रेंट कोई वस्तु थोड़ी है, तो रेंट के ऊपर भी टैक्स लगता है क्या? हां, देखो GST का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और रेंट जो है वो अपने आप में सर्विसेज है। यानी कि अगर मैं अपनी बिल्डिंग को लेट आउट करता हूं तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो मैं रेंट के साथ साथ सर्विस टैक्स भी लूंगा। और सर्विस टैक्स किसके अंदर आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। तो GST जो है वो अप्लाई होता है। जनरली क्लासेस में बच्चे ऐसी बातें पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करना ठीक समझा। अच्छा जी, मैंने रेंट पे किया है तो मेरे पैसे की आउटगोइंग हुई है, तो मैं इसको कहां लिख दूंगा, क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। किस नाम से, बाय रेंट के नाम से। और साथ ही मैंने क्या किया है, CGST और SGST भी पे किया है, तो मैं क्या लिख दूंगा, बाय CGST और बाय SGST। डेट क्या आ जाएगी इसके अंदर, डेट आ जाएगी 3rd के बाद में हमारे पास में जो रेंट की डेट थी जनवरी 7 थी, 7 जनवरी। तीनों चीजें 7 जनवरी को ही हुई हैं, 7 जनवरी। ठीक है, अच्छा जी, अब 7 जनवरी को इसका अमाउंट कितना था, 4,000 रुपए का, तो मैंने रेंट पे किया था, तो 4,000 रुपए मैं रेंट के सामने लिख दूंगा। और साथ में 6%, 240 रुपए, 240 और 240 का मैंने क्या, CGST और SGST भी पे किया है। 480 का टोटल मैंने टैक्स पे किया है रेंट के साथ में। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री के अंदर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, मैंने गुड्स की सेल की है 10,000 रुपए की, प्लस CGST और SGST। अब जब मैंने सेल की है तो कैश आया है, फॉर कैश लिखा है ना 10,000 रुपीज, तो कैश आया है और साथ ही टैक्स भी आया है। और टैक्स किसके ऊपर आया है, सेल्स के ऊपर आया, तो इनकमिंग हुई है कैश की। इस वजह से इसको मैं कहां रिकॉर्ड कर दूंगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दूंगा, रिसीट साइड पे रिकॉर्ड कर दूंगा। और यहां क्या लिख दूंगा, टू सेल्स। और साथ ही सेल्स के ऊपर टैक्स आता है तो उसको क्या कहते हैं, टू आउटपुट, CGST और टू आउटपुट SGST। ठीक है, इसकी डेट्स क्या थी, इसकी डेट थी, सेम डेट पे हुआ सब कुछ, जनवरी 8, जनवरी 8, तीनों के अंदर मैं जनवरी 8 डाल देता हूं। ओके, जनवरी 8। और इसका अमाउंट था 10,000 रुपीज, सेल्स 10,000 की, और साथ ही मैंने टैक्स भी कलेक्ट किया है 6%, तो ये बन जाता है कितना, 600 रुपीज, 600 रुपीज। ठीक है जी, 600 के 1200 का टोटल मैंने टैक्स जो है वो कलेक्ट किया है, 600 और 600। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास में विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, यानी कि मैंने कैश को विड्रॉ किया है बैंक से, तो अब हुआ क्या होगा, बैंक कम हो गया होगा और कैश बढ़ गया होगा। ठीक है, यानी कि कैश की इनकमिंग हुई होगी। देखिए यहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने प्राइवेट यूज के लिए किया है,
तो मैं क्या मानूंगा, मैंने सिर्फ बैंक से कैश विड्रॉ किया तो मेरी कैश बुक बढ़ जाएगी। आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, जिसके अंदर कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन होती है। इसको हम तब बहुत अच्छे से सीखेंगे जब हम डबल कॉलम कैश बुक करेंगे, जिसके अंदर की बैंक और कैश के दोनों के कॉलम हम साथ साथ बनाएंगे। खैर, अभी के लिए मैं यहां क्या लिख देता हूं, मेरा कैश बढ़ गया, इस वजह से मैं इसको रिसीट साइड पे लिख देता हूं। और मेरा बैंक घट जाएगा तो मैं बैंक के नाम से इसको लिखूंगा। मेरा कैश जो बढ़ा है वो बैंक की वजह से बढ़ा है। कितना, 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज। और इसकी जो डेट है वो है जनवरी 10th, जनवरी 10th। ओके, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर इन कैश। मैंने कैश में कुछ फर्नीचर परचेज किया है तो मेरी कैश की आउटगोइंग हुई होगी 15,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी भी मैंने 6% पे किया है फ्रॉम ए ट्रेडर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो हमने पेमेंट साइड पे इसको लिखना है और क्या लिख देना है, मैंने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। तो बाय फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर खरीदा है इस वजह से मैंने इसको यहां पे रिकॉर्ड कर दिया आउटगोइंग के अंदर। और बाय सीजीएसटी और बाय एसजीएसटी, यानी कि ना केवल मैंने फर्नीचर की वजह से अपना कैश का आउटगोइंग किया बल्कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की वजह से भी किया। तो यहां पे हमारा अमाउंट कितना आ जाता है, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। ओके, और 15,000 रुपीज के ऊपर हमारा जो टैक्स बनेगा, 15,000 रुपीज के ऊपर जो हमारा टैक्स बनेगा 6% के हिसाब से दिया हुआ है यहां पे, ये बन जाएगा 900 ईच। तो 900 और 900 मैं यहां लिख दूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारी लास्ट एंट्री है पेड सैलरीज। हमने सैलरी पे किया तो हमारी कैश की आउटगोइंग होगी, इस वजह से मैं इसको कहां लिख दूंगा, क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड पे लिख दूंगा बाय सैलरी के नाम से, बाय सैलरी के नाम से। और सैलरी मैंने पे की थी 5,000 रुपीज की, 5,000 रुपीज की। ओके, 5,000 रुपीज की मैंने ये सैलरी इसकी पे की थी। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर देता हूं जिससे कि यहां पे जगह बन सके। 15,000 का फर्नीचर, 900 और 900 का हमारा टैक्स, और सैलरी हमने अभी अभी पे की थी 5,000 रुपीज की। तो थोड़ी सी हमारे पास में जो है वो जगह बन गई है हमें क्या लिखने की, बैलेंस सीडी लिखने की। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने बैलेंसेस को देखेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा था। ठीक है, जो भी बैलेंस ज्यादा होगा उसका बैलेंस दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। और क्योंकि यहां पे मुझे डेबिट साइड का ही बैलेंस ज्यादा दिखाई दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 10,000 करते हैं इसको, 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 1,200 प्लस 7,000, 1,21,200 आता है यहाँ पे, 1,21,200। ये हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और इसी फिगर को हम वहां लिख देंगे, लेकिन अभी हमें बैलेंसिंग फिगर लिखनी है तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन। ठीक है, और ये बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा हमारे पास, चेक करते हैं। माइनस कर देंगे 50,000, माइनस कर देंगे 20,000, माइनस कर देंगे 2,400, माइनस कर देंगे 4,000, माइनस कर देंगे 480 रुपीज़, और माइनस कर देंगे 15,000, माइनस कर देंगे 1,800, और माइनस कर देंगे 5,000। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 22,520, 22,520 रुपीज़ का हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। और इसके बाद में हम कैश बुक को जो है वो क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके,